हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। करंट का हीटिंग इफेक्ट भी होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। इसका थोड़ा बहुत बेस आपने 10th क्लास में पढ़ा है, फॉर्मूले भी पढ़े हैं, पर उन फॉर्मूले की डिटेल्स 10th क्लास में नहीं थी। यहाँ पर हम वो फॉर्मूले विद डिटेल, विद एक्सप्लेनेशन, विद यूज इन न्यूमेरिकल, वो सब चीज़ें करने वाले हैं। तो सबसे पहले करंट और मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक क्लोजली रिलेटेड फिनोमिना है। इससे पहले वाली यूनिट्स में हमने इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी किया था। इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट किए थे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट हमारी आएगी दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और टॉपिक डिस्कस होंगे। आई थिंक आपने कंपास के बारे में पढ़ा होगा। कंपास एक मैग्नेटिक निडल होती है इस तरह की, एक एरो होता है उसमें, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जनरली हम ये नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। जब कभी जंगल में या समुद्र के बीच में कोई सेलर अपना रास्ता भूल जाता है तो डायरेक्शन का ज्ञान कंपास से होता है। कंपास बेसिकली एक मैग्नेटिक निडल होती है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ठीक है। तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर काम करती है। अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन की साइड हमेशा ये नॉर्थ वाली निडल मूव करती है, यानी कि जिधर ये पॉइंटर पॉइंट करे तो समझ लो उधर नॉर्थ साइड है, ठीक है। अब ये देखा गया था, ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि अगर करंट कैरिंग वायर के आसपास इस मैग्नेटिक निडल को रख दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि ये निडल नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाएगी, ये अपनी डायरेक्शन बदल देगी डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट कैरिंग वायर है उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से इस मैग्नेटिक निडल ने अपना डिफ्लेक्शन चेंज कर दिया। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, ये देखिए। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, ये हमने क्या किया, एक सेल या बैटरी ली, उसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में एक यहां पे कोई कंडक्टर लगाया जिससे करंट होके फ्लो हो जाएगा, और ये की लगाई है। यहां पे हमने एक मैग्नेटिक निडल रखी है जिसका नॉर्थ पोल इस साइड है, साउथ पोल इस साइड है। ये जो निडल है वो इस तरह से घूमने के लिए फ्री है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हम इसे ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होने लगता है, और जैसे ही करंट फ्लो होता है ये मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ साइड है वो थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाता है और साउथ वाला इधर चला जाता है। इसका मतलब ये मूवमेंट हो जाती है इस तरफ, साउथ इधर चला जाता है, नॉर्थ इधर चला जाता है। फिर अगर हम इसमें डायरेक्शन पलट दें, करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, यानी कि सपोज पोलैरिटी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कर दें, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। और जो डिफ्लेक्शन है वो भी क्या होगा, पहले नॉर्थ ऊपर गया था, साउथ नीचे आया था, अभी क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, नॉर्थ इधर आ जाएगा और जो साउथ है वो वाला पोल ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर। तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर ने अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया था। अब वो फील्ड किस डायरेक्शन में होता है, यानी कि जो मैग्नेटिक निडल की मूवमेंट है वो करंट के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में होती है, उसके लिए एम्पियर्स स्विमिंग रूल है। वो क्या है, देखिए एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है। इफ वी इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे यहां से करंट इधर चल रहा है तो हम ये मानते हैं कि कोई मैन इधर स्विमिंग कर रहा है करंट की डायरेक्शन में, देन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक निडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। तो जो इसका नॉर्थ पोल होगा वो हमेशा कहां डिफ्लेक्ट होगा, उस मैन के लेफ्ट हैंड की तरफ। जैसे अगर ऐसे स्विम कर रहा है
कोई मैन करंट के डायरेक्शन में, तो लेफ्ट हैंड किधर हुआ, इस तरफ, तो मैग्नेटिक नीडल भी इसी तरफ डिफ्लेक्ट होती है और नई पोजीशन ये बन जाती है। इसी तरह से अगर वो इधर चल रहा होता तो क्या होता, तब लेफ्ट हैंड साइड इधर होता है, तो यानी कि मैग्नेटिक नीडल जो है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि इससे इस तरफ। तो ये जो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के जो प्रोड्यूस होता है, उसके कारण जो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होती है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, उसके लिए एम्पियर स्विमिंग रूल था। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, स्टेटमेंट फिर से देख लेते हैं। इफ वी इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the north pole of the magnetic needle will be deflected towards his left hand। जब वो मैन स्विम करेगा करंट की चलने की डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक निडल है, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, उसकी वजह से ये मैग्नेटिक निडल उस स्विमर के लेफ्ट हैंड की साइड में डिफ्लेक्ट होगी। अब जैसे हम इस साइड स्विम कर रहे हैं क्योंकि करंट इधर जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड इस तरफ पड़ रहा है, तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो इधर मूव कर जाएगा। नॉर्थ साइड ये है तो इधर चला जाएगा। ऐसे अगर इधर से आ रहा होता यहां से, तो नॉर्थ ये है, यहां से आ रहे हैं स्विम करते हुए, तो लेफ्ट इधर पड़ रहा है, तो नॉर्थ जो है वो इधर चला जाएगा, यानी कि जस्ट पहले के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन निकालने के लिए एम्पियर्स स्विमिंग रूल है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग वायर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। जैसे मैंने बताया कि मैग्नेट के चारों ओर तो उसका इफेक्ट होता ही है, एक करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। तो अब वो एरिया जहां तक उसका वो इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सके, कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? या तो कोई मैग्नेटिक निडल लेके आओ, वो जिस पोजीशन में है उससे वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, या फिर कोई मैग्नेटिक मटेरियल उसके पास लेके आओ तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये तरीके हैं पता करने के उसका मैग्नेटिक इफेक्ट। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, जैसे सपोज ये एरिया है एक मैग्नेट का, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, या करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं सपोज, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। ये हमारी करंट कैरिंग वायर है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बहुत पास का पॉइंट है, यहाँ फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ उड़ जाए तो थोड़ा और कम। इसका मतलब इस करंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा ज़रूर, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर उसकी स्ट्रेंथ वेरी करेगी। वो जो स्ट्रेंथ है ना, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन इज नथिंग किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करता है, और वो बी से शो किया जाता है। इसकी यूनिट हम पढ़ेंगे टेस्ला या फिर गॉस या फिर न्यूटन बाय एम्पियर मीटर, और भी बहुत सारी हैं। अब आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इसकी यूनिट्स भी पढ़ेंगे। फिलहाल ये बात आप दिमाग में रखिए कि मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, उसे बी से शो करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और इस फोर्स को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। क्या होता है, सपोज एक चार्ज क्यू है, वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से किसी मैग्नेटिक फील्ड b में, और मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स F है वो किस किस बात पर डिपेंड करता है? दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q, प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनल टू B एंड प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। यानी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उस पे, उस फील्ड में उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितनी वो ज्यादा स्पीड से चल रहा होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। और एंगल पे किस तरह से डिपेंड करता है? साइन थीटा।
थीटा ज्यादा होगा तो साइन थीटा भी ज्यादा होगा और फोर्स भी ज्यादा होगा। अब इनको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, या फिर F इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा। बाय एक्सपेरिमेंट के की वैल्यू 1 आती है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसे देखें तो ये लिखा जा सकता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V इंटू बी, क्योंकि V क्रॉस बी वी बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। इससे ये बात क्लियर होती है कि जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन इनके परपेंडिकुलर होगा। कैसे? जैसे सपोज इधर मैग्नेटिक फील्ड है B, चार्ज पार्टिकल इससे थीटा एंगल बनाते हुए चलता है, डायरेक्शन थीटा के एंगल बनाएगी, वेलोसिटी V हो जाएगी। और जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वेलोसिटी का cos थीटा कंपोनेंट इधर और sin थीटा कंपोनेंट इधर, v sin थीटा। अब v और b दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा है कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो उनके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब v और b ये दोनों बोर्ड के प्लेन में है, तो जो फोर्स होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। और फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक लॉ है, दैट इज जिसे बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। ये आपने वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी और उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो सी है, सपोज ये ए है, ये बी है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें ये निकालना है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप एक स्क्रू मूव करो। स्क्रू के मूव करने की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ए से बी। जैसे सपोज इसको हम ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, तो ए से बी ये ऐसे घूम रहा है, तो स्क्रू किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, इस तरफ, तो जो सी की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। यहां पे क्या है, यहां हम कहा जा रहे हैं, वी से बी, वी से बी जाओ, वी से बी जाएंगे तो स्क्रू जो आएगी वो पीछे आएगा, पीछे आएगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ। इसके अलावा हमारे पास राइट हैंड थंब रूल भी है, वी से बी की तरफ आओ, तो जो थंब है वो एफ की डायरेक्शन को शो करेगा, तो थंब किस तरफ है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो एक और हमारे पास रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, एफ बी वी, एफ फॉर फोर्स, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, वी फॉर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो इसमें क्या होगा, अगर हम लेफ्ट हैंड के थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करें कि ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, और जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हो, मिडिल फिंगर चार्ज पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन को शो कर रही हो, तो जो थंब है वो उस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आ जाता है, तो इसे हम एक बार फिर से कर लेते हैं। इफ वी स्ट्रेच थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड in such a way that they become mutually perpendicular and first finger represent the direction of magnetic induction B and magnetic field, middle finger show the direction of motion of charge यानी कि V, then thumb will represent the direction of magnetic force or Lorentz force F on that particle। ठीक है, इससे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इससे हम मैग्नेटिक इंडक्शन B को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, आप Q को 1 कूलम रखिए, वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकंड रखिए, साइन थीटा को भी 1 रखिए, यानी कि थीटा हो गया 90 डिग्री, तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो F जो है वो B के बराबर आ गया, यानी कि B उस F के बराबर है जो 1 कूलम चार्ज पे लगता है
जब वो 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको डिफाइन कैसे करें? मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए। मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास डेफिनेशन हो जाती है। और ये यूनिट इसकी 1 टेस्ला है। तो 1 टेस्ला कब होगा? ये जब फोर्स 1 न्यूटन होगा। यानी कि इस डेफिनेशन में एक जरा सी चेंज करने की जरूरत है और आपके पास 1 टेस्ला की डेफिनेशन आ जाएगी। 1 टेस्ला में आपको क्या करना है कि अगर ये जो यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उस पॉइंट पे वो कितना है? 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला को कैसे डिफाइन करते हैं वो एक बार और देख लेते हैं हम। एक बार 1 टेस्ला से पहले एक चीज और देखते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, अगर V 0 हो जाए तो फोर्स 0 हो जाएगा। V 0 होने का मतलब यह है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे हो सकता है। इसका मतलब अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पे रेस्ट पे है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। नो फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। पहली बात तो ये पता चल गई। दूसरी बात, इफ थीटा इक्वल टू 0 और 180 तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब भी फोर्स क्या होगा? 0। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करे या उसके अपोजिट मूव करे तब भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से वहां से मूव कर जाएगा। और तीसरी बात यह है कि अगर थीटा 90 हो जाए तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ये कुछ कंडीशंस हैं। अब हम 1 टेस्ला पे आते हैं। 1 टेस्ला के लिए क्या करते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सब कुछ 1 कर दो। अगर Q1 V1 साइन थीटा 1 और FB 1 न्यूटन, तो जो B होगा वो 1 टेस्ला आ जाएगा। टेस्ला मैग्नेटिक इंडक्शन की SI यूनिट है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इन विच अ यूनिट चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन while moving perpendicular to the direction of magnetic induction with unit velocity। यानी कि हमने क्या किया, उसमें फोर्स को भी 1 न्यूटन कर दिया, बाकी सब डेफिनेशन एज इट इज है। तो ये 1 टेस्ला होता है। अब मैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन में क्या सिमिलरिटी है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सिमिलर है? पहली बात, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, दोनों का 3D एक्सपीरियंस हो सकता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी 3D स्पेस में हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर एक चार्ज है उसके सराउंडिंग में होता है 3D की फॉर्म में। दोनों टाइम पे डिपेंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम पढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइनोसॉइडली वेरी करते हैं टाइम के साथ। चौथा, बी म्यू पे डिपेंड करता है। ये म्यू क्या है? एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, अगले लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, उस पर डिपेंड करता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या ऑफ मीडियम, उस पर डिपेंड करता है। तो ये सिमिलरिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ये आपका बिल्कुल स्टार्टिंग लेक्चर है। अगर आप इसे स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। अगले लेक्चर में हम बायो सेवर्ट लॉ और उससे आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।